तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एम फेज। ठीक है, ये एम फेज पढ़ने वाले हैं। इंटरफेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सारे बेसिक्स पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, काइनेटोकोर, हिस्टोन, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जिस बच्चे ने भी पिछला सेशन स्किप किया है वो जाकर के यूट्यूब पे देख लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है वीडियो। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो आपको आगे माइटोसिस, मियोसिस बिल्कुल मक्खन लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ तो है ही नहीं, आज तक हम क्यों डरते आ रहे थे। क्योंकि हम इसको ना एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी के थ्रू पढ़ने वाले हैं, और जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना इजी था जो इतना डिफिकल्ट हमको लग रहा था। ठीक है, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो पिछला सेशन हुआ है उसका थोड़ा टेस्ट हो जाए। टेस्ट तो बनता है कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं। 2-3 क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगी, एंड देन सेशन खत्म होने वाला जब रहेगा उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो हर सेशन एंड होने के बाद आप नोट्स जरूर पढ़ा कीजिए बच्चों, क्योंकि हमेशा आपका टेस्ट तो जरूर होगा। विदाउट टेस्ट मैं नया सेशन स्टार्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा नोट्स के साथ लिखती भी हूं कि आपको रिवाइज करना जरूरी है। ओके ना, सभी रेडी हैं टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए रेडी है ना? ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रेडी है? जल्दी से थम्स अप भेज करके बताओ कि सारे बच्चे रेडी हैं। बिल्कुल पेन कॉपी पास में है सबके, एंड सारे बच्चे रेडी हैं। फिर फुल टू, मतलब इधर उधर दिमाग आपका ना सितारों में नहीं घूम रहा है, आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में है, और आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, और इसके लिए ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है बच्चों। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, सिर्फ इतना देर और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। हर दिन आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना तो उसी से तो लाइफ चेंज होती है, बस इतना छोटा सा एफर्ट लगाना। लेकिन वही छोटा सा एफर्ट लगाना हमको बहुत भारी लगता है। यही काम तो नहीं होगा, बड़े बड़े काम कर लेते हैं लेकिन ये छोटा सा काम नहीं हो पाता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज। जीवन फेज के बारे में सही बात क्या लिखी है यहाँ? क्या वो डीएनए सिंथेसिस करता है इस फेज में, या वो रीऑर्गेनाइजेशन करता है सेल कंपोनेंट की, या वो एक्टिव तो रहता है, सारे काम करता है, लेकिन वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, या फिर वो न्यूक्लियर डिवीजन करता है? क्या सच है बताइए, फटाफट आंसर करेंगे। और बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। रिजवान, रिजवान आप रेगुलर है ना, इसलिए सही आंसर दे पा रहे हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट ये रेप्लिकेट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस तो होगी ही नहीं। डीएनए सिंथेसिस कहाँ होगा बच्चों? जहां पे एस फेज, मैंने बताया था एस फेज का मतलब ही होता है सिंथेसिस। तो जहां भी सिंथेसिस है वहां एस फेज, या फिर रेप्लिकेशन है एस फेज। डीएनए से रिलेटेड कुछ भी चीज हो रही है तो एस फेज में होता है। एस फेज देखा था ना, अलग से डीएनए के लिए ही बना था। यहाँ पे क्या है, सेल एक्टिव तो है लेकिन डीएनए नहीं बन रहा है। जीवन फेज में पूरी तैयारियां चल रही हैं, प्रोटीन बन रहा है लेकिन डीएनए नहीं बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सारे बच्चों का ये सही है, इजी क्वेश्चन है। G1 फिर S फिर G2 फिर N। देखो ये ना मतलब बहुत इजी है एक तो याद करना, लेकिन ऐसे आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जीवन को S से G2, है ना, जीवन को S से G2 और मस्त रह, है ना। जीवन को कैसे जीना चाहिए? एस से एकदम खुश रह के जीना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, तो ये एक ट्रिक हो गई। और इसको बनाना कैसे है आपको मैंने बताया था, यहाँ पे एम फेज हो जाएगा। और आप कैसे बनाएंगे? अगर जीवन लिखेंगे तो जीवन के जस्ट अपोजिट G2 जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एस फेज। और यहाँ अगर जो सेल नहीं जाएंगे जीवन में वो यहाँ ऊपर रहेंगे, G0 फेज में वेट करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए सिंथेसिस कब होता है, किस फेज में?
डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। डीएनए का सिंथेसिस होगा एस फेज में। मैंने अभी भी बताया कि एस मतलब एस, सिंथेसिस मतलब एस फेज, सिंथेसिस मतलब एस फेज। जहां भी सिंथेसिस लिखा है और डीएनए लिखा है मतलब वो एस फेज में जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी गलत हुआ है वो पढ़ के आया कीजिए, नोट्स है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं एम फेज के बारे में। बहुत ही इजी सा फेज है ये, कुछ भी नहीं है इस फेज में, बस फालतू की मतलब इतना ये बना हुआ है कि बाप रे इतना भारी क्यों लगता है ना। तो अब देखिए कितना इजी है ये। एम फेज में क्या होता है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, 5% टाइम सेल अपना देती है, सिर्फ और सिर्फ 5% टाइम देती है। मतलब कि अगर 24 घंटे में सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें 23 आवर किस में देती है, इंटरफेज में देती है, और सिर्फ 1 आवर देती है आपका एम फेज, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर। तो ये कैसा है, एम फेज इज लाइक जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो एग्जाम देने सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो वो आपका हो गया एम फेज। ठीक है, और पूरे 2 साल लगाते हैं आप नीट के प्रिपरेशन में, वो हो गया आपका इंटरफेज। तो प्रिपरेशन फेज हमेशा बड़ा होता है और जो एक्चुअल वर्किंग फेज वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो एम फेज में क्या क्या चीजें होती हैं, करियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो चूंकि हम सोमैटिक सेल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एम फेज किसका, माइटोसिस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। ठीक है, माइटोसिस फेज है, इसको हम इक्वेशनल भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, हमने देखा था कि जो पेरेंट है, पेरेंट के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर के पास भी 46 ही बांटा जाता है, मतलब इक्वल डिवीजन किया जाता है। पेरेंट के पास जितना होगा तो दोनों डॉटर के पास भी उतना ही होगा। लेकिन यही तो समझने वाली बात है कि यहाँ जब 46 है तो दोनों के पास 23 होना चाहिए, लेकिन दोनों के पास कितना जाता है, 46। ये हमने समझ रखा था कैसे जाता है कि क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ते, इसकी कॉपी हो जाती है डीएनए की, और ये कितने हो जाते हैं, 46। एक एकदम रियल वाला होता है, दूसरा उसके साथ जो चिपका रहता है वो क्या होता है, फोटो कॉपी होता है उसका। ठीक है, नाउ ये मेटाफेज 2 फेज में डिवाइड होता है, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस, करियो का मतलब क्या, न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन। तो इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होना इतनी आसान बात तो है नहीं कि आप न्यूक्लियस को यूं लिया और डिवाइड कर दिए। तो न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए क्या चीज, कितने स्टेप होते हैं, पी मैट। कितने स्टेप होते हैं, पी मैट, 4 स्टेप होते हैं। इस पी मैट को क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, प्रेफर मिल्क एंड टी, प्रेफर मिल्क एंड टी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं पी ऑन मैट, पी ऑन मैट। ठीक है, ऑन का कोई मतलब नहीं होगा, पी ऑन मैट। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका करियोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए 4 फेज से गुजरना पड़ता है। फिर लास्ट में चुपचाप साइटोकाइनेसिस इजिली डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म इजिली ऐसे डिवाइड हो जाता है जैसे आप लड्डू को डिवाइड करते हैं। ठीक है, पूरा फेज समझाने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी समरी देना चाहती हूँ ताकि आपको आगे के फेजेस सारे इजी लगे। देखिए मैं पूरे फेजेस को डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा समरी लेते हैं, एक ट्रेलर देखते हैं कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें 4 फेज है, पीमेट, सबसे पहला प्रोफेस। तो प्रोफेस में क्या होगा, तैयारी होगी। फिर से जैसे आप मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एम फेज कैसा है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं 3 आवर का, तो एग्जाम देने जाते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आप खुद को तैयार करते हैं, पूरे ड्रेसअप वगैरह होके जाते हैं कि आप अच्छे लगे, टीका वगैरह लगा के जाते हैं ना, पूजा पाठ करके बढ़िया से भगवान को याद करके, और दही शक्कर खा के पूरा सगुन बना के जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेस, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफेज में कौन तैयारी करेगा, क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम ये दोनों ही हैं मेन हीरो, ये तैयारी करेंगे। ठीक है, मतलब बच्चे और घर वाले दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, है ना। नाउ इसके बाद मैम ये प्रो मेटाफेज कहां से आ गया, देखो बच्चों बीच में मैं कितने भी स्टेज
लगा सकती हूँ, लेट प्रोफेज भी लगा सकती हूँ, प्रो मेटाफेज लगा सकती हूँ, फिर एनाफेज से पहले लगा सकती हूँ प्री एनाफेज, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मेन आपको फेजेस कितने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड देख रहे हो, सैक एक्टिव। ये क्या है बच्चों, सैक एक्टिव क्या है? देखिए ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बीएससी वगैरह लेवल का है, लेकिन चलो समझते हैं इसको, छोटी सी बात है, समझ लेने में क्या जाता है। एस फॉर हो गया आपका स्पिंडल, ठीक है। ए फॉर होता है अटैचमेंट या असेंबली, ठीक है, अटैचमेंट या फिर असेंबली हम इसको बोलते हैं। सी फॉर होता है चेकिंग या चेक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि क्या स्पिंडल काइनेटोकोर से अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए ये जो गोल गोल रेड कलर का आपको दिख रहा है, गोल गोल रेड कलर का, ये अटैच नहीं हुआ है, ये अभी स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एक्टिव है। ये रेड वाला पूरा एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, कि भाई ये चाहता है स्पिंडल फाइबर से जल्दी अटैच हो जाए। ओके, तो ये क्या है, एक्टिव है। और जो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया जो काइनेटोकोर, उसका कलर चेंज हो गया, वो कैसा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। अब ये इनएक्टिव हो गया कि भाई अब हम अटैच हो गए, अब हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, अब हम अटैच हो गए। तो ये काइनेटोकोर जो है व्हाइट कलर का हो गया। इज दिस क्लियर? तो जो अटैच नहीं होगा उसका कलर अलग है, जैसे ही अटैचमेंट हो जाएगी उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो यही है बच्चों सैक एक्टिव और सैक इनएक्टिव। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ चेक किया जाता है कि सारे स्पिंडल जो है अटैच हो गए काइनेटोकोर से या नहीं ना। मेटाफेज में क्या होगा कि जितने हैं ना वो सारे आ जाएंगे एक लाइन में एग्जाम देने। जैसे आप जाते हो ना एग्जाम देने के लिए, तैयार व्यार हो गए, अब एग्जाम देने के लिए एक ही हॉल में बैठेंगे, तो सारे के सारे एग्जाम देने बैठ गए। अब क्या हो गया, एग्जाम वगैरह हो गया, सारे अलग हो गए, सारे बच्चे अलग अलग हो गए। नाउ अब डिवाइड हो गया सेल। ठीक है, अब हम इसको एक एक फेज को बहुत डिटेल में समझेंगे। और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, जितने भी लाइंस मैंने दिए हैं ना, जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि ये किस फेज में होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेज, प्रोफेज का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिपरेशन फेज है। ये कैसा फेज है, प्रिपरेशन फेज है, यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो जब भी तैयारी होती है तो समय ज्यादा लगता है, तो ये लॉन्गेस्ट फेज होगा। प्रिपरेशन इज द लॉन्गेस्ट फेज, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि एम फेज में, ठीक है, माइटोसिस में सबसे लंबा फेज कौन सा है, देन दैट इज प्रिपरेशन फेज, प्रोफेज। ठीक है ना। इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में बदलेंगे। मतलब क्या, देखिए मैंने बताया था कि मदर सेल में क्रोमोसोम ऐसे थे, बताया था मदर सेल में ऐसे क्रोमोसोम थे, और फिर वो क्या किए थे, वो अपने डीएनए बना लिए थे, ऐसे डीएनए को डबल कर लिए थे, तो इसकी कॉपी बन गई थी, ऐसे करके कॉपी बन गई थी। तो बच्चों ये आप इजिली समझ जाएं इसलिए इस तरह का डायग्राम बनाया गया था। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब तक कि वो इसमें मेटा फेज में नहीं आ जाते, ठीक है, ओके, जब तक वो एम फेज में नहीं आ जाते तब तक वो कैसे रहते हैं, ऐसे इस तरह से होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर के तौर में रहते हैं, ढीले ढीले से एकदम ऐसे ही लूज पड़े होते हैं, मैगी की तरह। ठीक है, ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं, वो ब्यूटीफुल सा मतलब मैगी या ऊन के जो गुच्छे होते हैं ना उस तरह से पड़े होते हैं, और इनके जो कॉपी होते हैं वो भी इसी तरह से ऐसे करके पड़े होते हैं। तो जो क्रोमैटिन फाइबर है अब जाके चेंज होगा किसमें, क्रोमोसोम में। क्यों चेंज होगा क्रोमोसोम में, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे ही घर में तैयारी कर रहे थे बिल्कुल, हाँ लोअर टी शर्ट पहन के, लेकिन अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब आप तैयार होंगे ना, बिल्कुल अच्छे से पैंट शर्ट वगैरह पहन के जाएंगे। तो वैसे ही अब ये ना डिवाइड होने जा रहे हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके ऐसा क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, क्रोमोसोम बन जाएंगे, किससे, क्रोमैटिन से। ये क्रोमैटिन लिखा है यहाँ, क्रोमैटिन होगा। ठीक है, क्रोमैटिन से क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी थे बाकी
जितने ऑर्गेनेलिस थे सब गायब होने लगेंगे, सारे के सारे हटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्रोमोसोम को पूरी जगह चाहिए, पूरा का पूरा स्टेज उन्हीं को चाहिए, पूरा का पूरा स्टेज उन्हीं को चाहिए, पूरा जगह वही चाहते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप तक हट जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप में गैप बन रही है, यहाँ पिक्चर में देखिए न्यूक्लियर एनवेलप में गैप बन रही है, वो भी डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में कौन फैलने वाले हैं? आपके क्रोमोसोम फैलने वाले हैं और पार्टी करने वाले हैं। ठीक है, और कौन आएगा? और कौन दूसरा हीरो कौन है? आपका सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम की बात करते हैं, ये क्या करेगा? सेंट्रोजोम के बारे में बच्चों मैंने बताया था, दो सेंट्रियोल मिलकर के सेंट्रोजोम बनाते हैं, ऐसे 90 डिग्री में अलाइन होकर के सेंट्रोजोम बनाते हैं। इस सेंट्रोजोम के चारों ओर ना ये छोटा छोटा माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक्चुअली ये स्पिंडल फाइबर निकालना चाहते हैं, लेकिन एक बार में तो निकलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या निकल रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहा है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देख के आपको नहीं लग रहा है कि स्टार जैसे लग रहे हैं? ये है ना, ये बिल्कुल स्टार की तरह लग रहे हैं। तो इसी को बच्चों बोलते हैं एस्ट्रल रे। इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रल रे फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो एस्ट्रल रे का मतलब है स्टार लाइक। ठीक है, स्टार के रेज होते हैं ना ऐसे ब्यूटीफुल से चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए, तो बिल्कुल ये वैसा ही लगता है। तो एस्ट्रल रे स्टार अपीयरिंग किसमें होता है? सेंट्रोजोम में बनता है। किसमें? प्रोफेज में। ठीक है, तो कोई भी चीज बन रही है तो कहाँ बन रही है? प्रोफेज में बन रही है। ठीक है, और क्या होगा? जो ये हमारे सेंट्रोजोम हैं वो कहाँ जाएंगे? वो मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, मतलब अगर सेंट्रोजोम, दो सेंट्रोजोम आसपास थे तो अब किधर चले जाएंगे? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से मूव करने लगेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसमें क्या हुआ? जो आपका क्रोमैटिन था, उलझे हुए पड़े हुए थे, अब वो तैयार हो गए। भाई तैयार हो जाओ, है ना, तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। अब तो मेन काम हमारा शुरू हुआ है, हम ही हैं हीरो, हम ही स्टेज पे परफॉर्म करने वाले। तो ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लाइक शेप ले लिए और क्रोमोसोम बन गए। और बाकी जितने भी थे, गोल्गी एपरेटस या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने ऑर्गेनेलिस थे सब गायब हो गए। जो वॉल थी लगी हुई वो भी गायब हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम बचे। और कौन बचा? सेंट्रोजोम। क्रोमोसोम, सेंट्रोजोम, ये दोनों बचे। अब क्रोमोसोम तो तैयार होके रेडी है, और सेंट्रोजोम क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहा है, और वो अपोजिट पोल में जा रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, मेटाफेज में पढ़े, मेटाफेज। ठीक है, आगे ना आपको और इजी लगने लगेगा, ये बहुत इजी लगने लगेगा। जल्दी थम्स अप भेज के बताओ, फटाफट, एकदम एक्टिव रहना है बच्चों, एक्टिव रहना है ना। वेरी गुड। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है बच्चे? मेटाफेज में मीटिंग हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेटाफेज में क्या हो रही है? मीटिंग हो रही है। ठीक है, मेटाफेज से याद रखना मीटिंग, लेकिन आप वो लिख नहीं दीजिएगा एग्जाम में कि मेटाफेज में मैम ने बताया था मीटिंग, है ना। तो ये सब मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए कर रही हूँ। ओके, मीटिंग, ये जो ट्रिक दे रही हूँ ना, याद कराने के लिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जो हमारे सुपरस्टार थे ना, क्रोमोसोम, सारे के सारे आके मीटिंग करेंगे। कहाँ पे मीटिंग करेंगे? कहाँ पे मीटिंग करेंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे आके मीटिंग करेंगे। क्रोमोसोम 1 से, मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है और यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 46 आपका, क्योंकि सारे क्रोमोसोम तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती। ठीक है, तो मैं, आप क्या अज्यूम करेंगे? जैसे मैथ में अज्यूम करते हैं लेट, सपोज, है ना, तो वैसे सपोज करना है कि सारे के सारे क्रोमोसोम यहाँ आ गए। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 46 है। तो सारे के सारे क्रोमोसोम यहाँ पे आकर के मीटिंग करेंगे, मेटाफेज में मिलेंगे, और क्या करेंगे? फेयरवेल पार्टी। क्यों करेंगे फेयरवेल पार्टी? पता है, अब ये अलग होने वाले हैं। तो अलग होने वाले होते हैं जब हम, तो हम पार्टी करते हैं ना, किसी से अलग होने वाले होते हैं। तो किससे अलग होने वाले हैं? देखिए, ये आपका क्रोमोसोम है ना, ये दोनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट हैं। तो ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड में एक वाली क्रोमैटिड इधर चली जाएगी, एक क्रोमैटिड इधर चली जाएगी। अब ये जितनी बहनें हैं ना, 46 बहनें जो है लाइन से, ये सारे अलग होने वाले। तो उससे पहले ये क्या कर रही है? पार्टी, फेयरवेल पार्टी। ओके, लेकिन
पार्टी इतनी आसान नहीं है भाई। नजर रखने के लिए दोनों पोल्स पे कौन है, दोनों तरफ से कौन है, पेरेंट्स है, दैट इज सेंट्रोजोम। ठीक है, नजर रखने के लिए कौन है, सेंट्रोजोम। नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, ठीक है, पोल्स पे ये हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। अब देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था अब वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर्स निकाल रहे हैं ऐसे, और स्पिंडल फाइबर निकाल के कहाँ अटैच करेंगे, कहाँ अटैच करेंगे, जल्दी बताइए, एनी आइडिया, कहाँ पे अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर, कहाँ पे अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को अटैच करते हैं काइनेटोकोर में, स्पिंडल फाइबर को अटैच करते हैं काइनेटोकोर में, जो क्रोमोसोम है उसका काइनेटोकोर है यहाँ पे, उससे ये अटैच कर देते हैं, ठीक है। इधर वाला जैसे ए और इधर है बी, ये वाला ने इसी के काइनेटोकोर को इधर से पकड़ा और इधर वाले ने इसी के काइनेटोकोर को इधर से पकड़ा, तो एकदम बिल्कुल पता है कैसा लगता है देखने में, जैसे मान लीजिए मैं सेंट्रोजोम हूं और मेरे दो हाथ स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, और बीच में कोई एक खिड़की है, दो दो तरफ से जो खिड़की खुलती है ना ऐसे ऐसे वाली, तो वो खिड़की है और उसका जो हैंडल है ना वो कैसा है, काइनेटोकोर, तो मैंने ऐसे फंसा लिया वहां पे हाथ और ऐसे खोल दिया। इज दिस क्लियर, एज्यूम कर पा रहे हैं इस चीज को, एज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी लानी है बच्चों दिमाग में, तो आप जब भी खिड़की खोलना ना, तो आप क्या सोचना, आप सेंट्रोजोम है, ये स्पिंडल फाइबर हुआ है ना, और स्पिंडल फाइबर किस में गया, काइनेटोकोर में, खिड़की की जो हैंडल है ना दैट इज काइनेटोकोर, और आपने दोनों खिड़की को अलग कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग कर दिया। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इस फेज में क्या हुआ, मीटिंग हो रही है, कहाँ पे मीटिंग हो रही है, इक्विटोरियल प्लेन में हो रही है, मतलब हम मेटाफेजिक प्लेट को इक्विटोरियल प्लेन भी तो बोल सकते हैं, अगर ये पोल्स हैं, ये दोनों पोल्स हैं, तो ये बीच में क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इक्विटोरियल प्लेन बोलते हैं, या मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, या मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको किसी भी नाम से पुकारा जाता है। ये सारे बीच में आके अलाइन हो गए, स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हुआ, काइनेटोकोर से, ये दोनों साइड से निगरानी रखे हुए है ना, ऐसे अटैच कर लिया। अब ये बिल्कुल कठपुतली की तरह धागों में नाच रहे हैं, धागों जैसे धागे से नाचते हैं ना कठपुतलियां, वैसे डांस कर रहे हैं, पूरी पार्टी चल रही है, लेट नाइट, ओके। नाउ अब क्या होगा, ठीक है, हाँ, तो अभी अभी पार्टी चल रही है, अभी तो जस्ट अटैचमेंट हुआ ही है ना, तो अभी पार्टी करने दिया जा रहा है, चलो खूब पार्टी करो, लेकिन पार्टी ज्यादा देर नहीं चलेगी भाई, पार्टी ज्यादा देर नहीं चलेगी, है ना, ज्यादा देर चली तो पुलिस आ जाएगी, तो पार्टी ज्यादा देर नहीं चलेगी। अब क्या होगा, एनाफेज होगा, बहुत हो गई फेयरवेल पार्टी, अब एनाफेज इज लाइक अलग होने का टाइम, अलग होने का टाइम, ये लिख के नहीं आना है एग्जाम में, ठीक है, दिस इज ट्रिक, अलग होने का टाइम, मतलब आप इसको सेपरेशन फेज बोल सकते हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, कौन सेपरेट हो रहा है, जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे लगे हुए थे ना, वो क्या हो रहे हैं, अब अलग हो रहे हैं, ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, सारे जो इक्वेटर पे थे, यहाँ पे इक्वेटर पे थे, अब कहाँ चले गए, पोल्स की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ चले गए, अलग अलग हो गए, और स्पिंडल फाइबर भी छोटे हो गए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस फेज में क्या होगा, ये फेज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का है, कैसे याद रखिएगा, देखिए दुख वाली चीज जितनी छोटी हो ना, दुख वाली घड़ी जल्दी बीत जाए तो अच्छा लगता है ना, तो ऐसे याद रखना है कि दुख वाली घड़ी छोटी होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की, ठीक है, तो ये अलग होने वाली घड़ी है तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होगा, और क्रोमोसोम कहाँ चले जाएंगे, पोल्स की तरफ चले जाएंगे, एंड जो आपके स्पिंडल फाइबर है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्टन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। नाउ टेलोफेज, टेलोफेज इज लाइक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, अब यहाँ ना टेलीफोन में बात होगी, क्यों टेलीफोन में बात होगी भाई, जो हमारे जो दोनों बहनें थी ना, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर जो क्रोमैटिड थी, अब क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड के चारों ओर ये वॉल आ गई, ये वॉल आ गई, ये वॉल कैसी है, ये वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है, ठीक है। तो दोनों पोल्स की तरफ गए थे, उसी समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने मौका देखते ही वॉल लगा दी, तो अब क्या है, दोनों अलग अलग घर में है,
जब हम किसी को फोन कब लगाते हैं, एक ही घर में रह के तो फोन नहीं लगाते ना, एक ही घर में तो रह के फोन नहीं लगाते, हम जब कोई अलग अलग घर में चले जाता है तो फोन लगाते हैं। तो अब ये दो बहनें ना अलग अलग घर में इनकी शादी हो गई, तो ये है ना, ये दोनों अलग अलग घर में हो गई। तो बच्चों यहां देखो क्या हो गया, करियोकाइनेसिस, क्योंकि दो न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आते ही क्या हो गया, एक न्यूक्लियस बन गया, इधर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया तो न्यूक्लियस बन गया, यही हो गया करियोकाइनेसिस। अब यहाँ करियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो हमारे जो क्रोमोसोम थे, अब ये क्या कर रहे हैं, बड़े जो तैयार व्यार से थे ना, अब ये क्या करेंगी, अब ये क्या करेंगी, अपने आप को फिर से अनवाइंड कर लेंगी, अपने आप को फिर से अनवाइंड करके ऐसा बदल लेंगी, क्रोमैटिन में बदल लेंगी, ठीक है, क्रोमैटिन में बदल लेंगी। और फिर से जब ये दूसरी सेल बनेंगी तो फिर से क्रोमोसोम बनाएंगी एम फेज में जाके, ओके। तो ये इन्होंने क्या कर लिया, अपने कपड़े बदल लिए। जैसे अब आप कहीं से लौट के आते हैं तो आप क्या करते हैं, अरे यार ड्रेस चेंज करो, फिर से जैसे थे वैसे एकदम रफ एंड टफ रहो, है ना, उतना कोट वोट डालने की जरूरत नहीं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अनवाइंड होके फिर से क्रोमैटिन में बदल गए, ऐसे जैसे तैसे पड़े हुए हैं घर में, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो टेलोफेज में क्या हुआ, टू डिप्लॉयड सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम गैदर एट अपोजिट पोल्स, ये दोनों अपोजिट पोल में चले गए, ठीक है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल में गए, इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, क्रोमोसोम अनकॉइल होकर के क्रोमैटिन में बदल गए, ठीक है। तो देखो सारी चीजें क्या हो रही है ना, प्रोफेज के अपोजिट हो रही है, जो चीजें आपने प्रोफेज में किया था उसका उल्टा कर रहे हैं आप। सो दिस फेज इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज, इजंट दिस, ठीक है, ये क्या है, प्रोफेज का उल्टा है। वहां क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल रहा था, यहाँ क्रोमोसोम क्रोमैटिन में बदल रहा है, ठीक है। अब फिर से ड्रेस चेंज हो रहा है ना, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा है, फिर से न्यूक्लियोलस आ जाएगा इसके अंदर, वहां पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था, सारी की सारी चीजें क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ सारी चीजें क्या हो रही है, रीअपियर हो रही है, सारी की सारी चीजें फिर से आ रही हैं, ओके। और स्पिंडल फाइबर उसमें बना था, यहाँ स्पिंडल फाइबर गायब हो रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें क्या हो रही है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। तो सारे ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, करियोकाइनेसिस हो गया। नाउ साइटोकाइनेसिस अब मैं पढ़ाऊंगी, इसके बाद में रिवीजन कराऊंगी कि हमने क्या पढ़ा। तो आप मुझे एक एक करके बताते जाएंगे, फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, आप मुझे बताते जाएंगे कि एक्चुअली हमने पढ़ा क्या, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जैसे आपने एक लड्डू लिया और उसको दो भाग में बांट दिया, या बलून लिया और बलून को ऐसे फरो बना के दो भाग में, है ना, दो पार्ट बना दिया उसका। तो साइटोकाइनेसिस में वही होगा, साइटोप्लाज्म सिर्फ डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, ये हमारा न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका था, न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड हुआ ना तो सिग्नल गया सेल के अंदर, और सेल के अंदर जितने पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो क्या कर रहे हैं, बीच में से इसको खींच रहे हैं, टाइटली खींच रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके घर में एक पर्दा लगा है, ठीक है, ये एक पर्दा लगा है। अब इस पर्दे को आप, जैसे विंडो में पर्दा लगा रहता है तो शो बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको खींचते हैं ऐसे, तो ये कैसा बन जाता है स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं, पर्दा ऐसा बन जाता है ना, दोनों तरफ से आप खींचते हैं, ओके, दोनों तरफ से खींच के उसको बांध देते हैं। या फिर आपने एक बलून लिया, बलून को आपने क्या किया, बीच से इस तरह से मोड़ना शुरू किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सेम टेक्निक सेल लगा रहे हैं। सेल क्या कर रहे हैं, यहाँ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, जो प्रोटीन है वो बीच में से सेल को खींच रही है, और इसकी वजह से फरो बन रहा है। फरो का मतलब क्या होता है बच्चों, कुंड। फरो का मतलब क्या होता है, कुंड, ठीक है। तो ये कुंड की तरह नहीं बन रहा, ऐसा कुंड जैसा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में कि ये क्लीवेज शुरू हुआ, इसने बीच से, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बीच से खींचना शुरू किया, और खींचते खींचते इतना खींच दिया कि ये सेल दो भाग में बट गया, इतना ज्यादा ऐसे खींच दिया कि दो भाग में बट गया, ठीक है। इज दिस क्लियर?
ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आएगा मैम, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे बनता है, तो फरो की मदद से बनता है, फरो बनता है। फरो किसकी वजह से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनता है। फरो किसकी वजह से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चों सेल के अंदर ना बहुत सारे पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, हेयर लाइक, जैसे हमारे हेयर है ना वैसे पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। यही ना सेल के स्केलेटन का काम करते हैं एक्चुअली, तभी सेल की शेप एकदम परफेक्ट होती है, अदरवाइज सेल की शेप अमीबा लाइक हो जाएगी। ठीक है, तो यही हेल्प करते हैं तोड़ने में। नाउ प्लांट के केस में अलग चीज होता है, प्लांट के केस में ना यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल आ जाते हैं, वेसिकल आके जुड़ते हैं थोड़े थोड़े, फिर ये वेसिकल और ज्यादा आ जाते हैं, और ये वेसिकल इतने ज्यादा आ जाते हैं कि यहाँ पे ना एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सॉलिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बीच में। ठीक है, बीच में सॉलिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और यही सेल प्लेट बच्चों बाद में जाके ना मिडल लेमुला में कन्वर्ट होता है। आप जब प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आप डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सेल प्लेट आगे चल के बन जाता है मिडल लेमुला। तो देखो ये सेल प्लेट बन गया तो ये सेल अलग हो गया और ये सेल अलग हो गया, दो सेल बन गया, और बीच में क्या है, सेल प्लेट है। ठीक है, मिडल लेमुला है। ठीक है, सेल वॉल में भी मैंने आपको बताया था प्लांट के सेल वॉल में कि मिडिल लैमेला होता है। ओके, इज दिस क्लियर? तो हो गया साइटोकाइनेसिस, दो सेल में बदल गए। तो एक सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम थे, उनके दोनों बच्चों के पास क्या है, 46 क्रोमोसोम आ गए, और सेल क्या है, बहुत ही खुश है क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से कर दिया। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, रिवीजन कर लें हम थोड़ा, है ना। चलो, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि जो एम फेज है आपका, है ना, माइटोसिस, ये फेज बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है। अगर सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रही है तो 1 आवर में डिवाइड हो जाएगी, 1 आवर लेगी, यहाँ पे 5% टाइम सिर्फ लेती है। इसमें करियोकाइनेसिस होता है, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, करियोकाइनेसिस में 5 फेज आते हैं, कौन कौन से, पी मैट। अब जल्दी जल्दी आप मुझे पीमैट के बारे में बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे पीमैट के बारे में। चलो, पी फॉर फटाफट फटाफट लिख के भेजना है, लेट नहीं करेंगे। पी फॉर प्रोफेज। ठीक है, स्पीड कम है क्या, जल्दी जल्दी लिख के भेजिए फटाफट। हाँ, पी फॉर प्रोफेज, एंड प्रोफेज इज द प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज, है ना। कैसी प्रिपरेशन चल रही है भाई, यहाँ कैसी प्रिपरेशन चल रही है, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, आपका जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम है वो क्या कर रहा है, टुवर्ड्स पोल जा रहा है, टुवर्ड्स पोल जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, एस्ट्रल रे बन रहे हैं, एस्ट्रल रे बन रहे हैं। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, मेम्ब्रेन डिसअपियर। ओके, और जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, यस, जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, ऑल ऑर्गेनली डिसअपियर, ऑर्गेनली डिसअपियर, जितने ऑर्गेनली हैं सारे के सारे अब गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेन हीरो कौन है, क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है, नाउ एम में क्या हो रहा है, एम मतलब मीटिंग फेज, एम मतलब मीटिंग फेज, कौन मिल रहे हैं, क्रोमोसोम मिल रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, यस, मीटिंग मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज, वेरी गुड, मेटाफेज। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मीट एट कहा, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर हम इसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट। और बताइए यहाँ क्या हो रहा है, फटाफट बताते जाइए, मुझे याद दिलाते जाइए, मैं लिखने में भूल जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो रहा है, क्रोमोसोम बहुत क्लियर दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल,
ठीक है बच्चों, जब भी क्रोमोसोम की स्टडी होती है ना कि कितने क्रोमोसोम इस सेल में हैं, तो इसी स्टेज पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं और सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एकदम कंडेंस होते हैं तो अच्छे से दिखते हैं, और एक लाइन में रहते हैं तो हम उनको अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं और अच्छे से इनको स्टडी किया जा सकता है, देखा जा सकता है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, इसी स्टेज पे देखा जाता है। और क्या होता है इस पे? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जा रहा है? अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ठीक है, अब आ गया एनाफेज। एनाफेज, ए फॉर एनाफेज, एनाफेज मतलब सेपरेशन होने वाला, अलग होने वाला फेज। ये सबसे, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, शॉर्टेस्ट है ना। और लॉन्गेस्ट कौन था आपका? प्रोफेज, लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट फेज है, इसमें क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है, कौन? शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखिए सारी चीजें ना एस वाली हो रही है एनाफेज में। अब जब लिख रहे हैं तो एक टैली कर पा रहे हैं, है ना, इसलिए हमको लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, और आपको नोट्स ऐसे ही बनाना है। अगर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो कभी नोट्स ना आप एक चैप्टर का बनाएंगे, दूसरे चैप्टर का बना ही नहीं पाएंगे। ऐसे जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो स्पेशली जब आप एनसीईआरटी में ही लिख लेंगे तो एनसीईआरटी बिल्कुल मक्खन लगेगी, बिल्कुल मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में आपको। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर हो रहा है बच्चों यहाँ पे। और क्या हो रहा है? और कुछ हो रहा है क्या? सेपरेशन ऑफ, ये तो बताया ही नहीं किसका सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो सारी की सारी चीजें एस से रिलेटेड है, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, रोना धोना चल रहा है यहाँ। नाउ टीलोफेज में क्या हो रहा है? टी फॉर टीलोफेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है? करियोकाइनेसिस, है ना, करियोकाइनेसिस, डिवाइड हो रहा है हमारा। और जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन। इसके बाद टेस्ट होगा बच्चे, तो लाइन पे बने रहना, इसके बाद टेस्ट होगा क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से जितने थे हमारे ऑर्गेनलीज रीअपियर हो रहे हैं, ऑर्गेनलीज रीअपियर, ओके, रीअपियर। और आपका जो स्पिंडल था, स्पिंडल कैसा हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है ना। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जितनी चीजें प्रोफेज में हुई उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ा। साइटोकाइनेसिस किस में पढ़ा बच्चों? प्लांट में और एनिमल में, है ना। प्लांट में क्या बना था? प्लांट में किसकी वजह से हुआ था? एनिमल। प्लांट में किसकी वजह से हुआ था? जल्दी आंसर भेजो। प्लांट में किसकी वजह से बना था? एनिमल में तो फरो बना, फरो बना। और प्लांट में किसकी वजह से हुआ? सेल प्लेट बना, सेल प्लेट बना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो आप जब मैं नोट्स भेजूंगी तो ये वाला जो स्लाइड है इसको तो जरूर रिवाइज कीजिएगा, और इसको बुक में, कॉपी में कहीं भी लिखना जरूरी, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ना। अब चेक पॉइंट क्या है? ठीक है, चेक पॉइंट क्या है? देखो, जब सेल डिवाइड होता रहता है ना तो सेल इतने अच्छे से काम करते हैं कि टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि उनका जो वर्क है सही दिशा में काम हो रहा है कि नहीं। जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं तो टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं, या फिर चेक करते हैं ना कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मैं एक चैप्टर को सही टाइम दे रहा हूँ कि नहीं, क्या जो कम वेटेज वाला चैप्टर है मैं उसको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। इस तरह से आप चेकिंग करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में हो। तो बच्चों सेल भी ना उसी तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहला चेक पॉइंट उनका क्या है? जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज के एंड के आसपास ये क्या चेक करते हैं? क्या सेल मतलब काफी अमाउंट में जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा हो गया है? क्या सेल में जो है साइटोप्लाज्म बड़े हो गए?
है ना, कि क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं, प्रॉपर प्रोटीन, जितने प्रोटीन बनने चाहिए थे वो बने कि नहीं, अगर ये प्रोटीन नहीं बनेंगे तो आगे डीएनए कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोटीन बने कि नहीं बने, तो प्रॉपर प्रोटीन बना कि नहीं बना किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन खाएंगे तभी तो प्रोटीन सेल को मिलेगा ना, ठीक है। तभी बोला जाता है कि जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए, या फिर जो मदर जो प्रेग्नेंट है उनको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, ताकि, क्योंकि उस समय सेल डिवाइड हो रहा है लगातार, एक फीटस से बेबी बन रहा है, तो उस समय अगर वो प्रोटीन डाइट ज्यादा लेगी, अच्छे से अच्छे अमाउंट में लेगी, तो बच्चे का सेल जो है टिश्यू में जल्दी बदलेगा, ऑर्गेनलीज बदलेगा, ठीक है, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। अगर वो नहीं हुआ तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा, ऑर्गेनलीज नहीं, वो सॉरी ऑर्गन नहीं बन पा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पा रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं इनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना चेक होगा कि सारा प्रोटीन जो जरूरत वाला था सब प्रोटीन है कि नहीं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है कि नहीं, सारे ऑर्गेनलीज बन गए कि नहीं बन गए। अगर इसको दिखेगा सेल को कि अरे इस बंदे ने प्रोटीन खाया ही नहीं है यार, ये जो ग्रोइंग बच्चा है इसको प्रोटीन मिला ही नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, जी नॉट फेज में चला जाएगा, मैं रेस्ट करता हूं, जब ये प्रोटीन खा लेगा तो फिर मैं आगे डिवाइड करूंगा, जैसे आप करते हो, है ना। जीवन फेज मतलब क्या, ये आपका पहला फेज, जहां पे आप कोचिंग ढूंढ रहे हो, टीचर ढूंढ रहे हो, नोट्स ढूंढ रहे हो, अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाती तो आप आगे बढ़ते हो, नहीं तो बोलते ये सब मिला ही नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ू, मुझे टीचर नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूंगा। इज दिस क्लियर? नाउ दूसरा कौन सा होता है, चेक पॉइंट डीएनए सिंथेसिस। जब वो डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, तब मैंने बताया था ये चेक करते हैं कि डीएनए जो हमने बनाया है, जो कॉपी बनाई है, 4C जो हमने किया है, ठीक है, ये जो हमने बनाया है 1 2 3 4 4C कंटेंट किया है, वो सही बना है कि नहीं। मान लीजिए कि जो इन्होंने कॉपी बनाई है वो ऐसा रह गया, तो आपको पता है इतने छोटे से मिस्टेक से कितना बड़ा इशू हो जाएगा। क्या हो सकता है कि हाइट बहुत छोटी हो सकती है, एकदम बौना इंसान हो सकता है, या फिर मतलब हाथ बहुत लंबा हो गया, या फिर मान लीजिए 2 सिर हो गया, मतलब कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, ठीक है, स्टेराइल हो सकता है, कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज इसमें आ सकती है बंदे में, इतनी छोटी सी मिस्टेक से, ठीक है। तो ये चेक करते हैं क्या डीएनए सही से हमने बनाया है कि नहीं बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ माइटोसिस चेक पॉइंट, अब लास्ट स्टेज में माइटोसिस चेक पॉइंट में ये क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रोफेज के टाइम पे जितने भी क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में बदले कि नहीं, और स्पेशली सबसे ज्यादा चेक होता है एनाफेज। एनाफेज में जब अलग अलग होते हैं ना, तो देखते हैं कि भाई इधर 46 आए, इधर 46 आए कि नहीं। मान लो जिस तरह ऐसे अलग हो रहे हैं, इस तरफ 45 आ गए और इधर 47 आ गए, एक भी ज्यादा आ गया क्रोमोसोम या एक भी कम हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक भी ज्यादा आ गया तो सुपर वुमेन हो जाएगी, सुपरमैन हो जाएगा, मतलब एकदम अजीब सा शरीर लगेगा देखने में, महामानव जैसा, है ना, या महामानव बोलो या दानव बोलो, वैसा लगेगा शरीर। और 45 हो गया तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं इंसान है ना, तो वो इस तरह से लगने लगेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये हर जगह पे चेक करते हैं कि भाई चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं। कहाँ कहाँ चेक करते हैं, जीवन पे, एस पे और एम फेज पे, 3 जगह ये चेक करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का फायदा क्या है बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि माइटोसिस का क्या फायदा है। सबसे पहले माइटोसिस तो जरूरी है आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये ही, इसी की वजह से सेल बड़े होते हैं, है ना। और आप एक छोटे से प्यारे से जाइगोट से क्या बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, फिर एक प्यारा सा बच्चा बनते हैं, एंड देन फिर आप ग्रो करते जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। ओके, सिर्फ माइटोसिस की वजह से ये अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए को मेंटेन करके रखता है, डीएनए आरएनए मेंटेन रहता है माइटोसिस की वजह से। नहीं तो अगर मियोसिस अगर हर जगह होगा तो क्या होगा, हाफ हो जाएंगे, है ना। तो अमाउंट ऑफ डीएनए को मेंटेन रखता है। दूसरी बात क्या है, ये ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ड्यू टू माइटोसिस ओनली, ठीक है। जितने भी ऑल डिकेइंग, ओल्ड जो आपके डिकेइंग है, मतलब जो स्किन के सेल मरते रहते हैं उसकी जगह पे नए सेल आते हैं, तभी तो आप जवान बने रहते हैं ना, सुंदर से लगते रहते हैं।
डेड सेल्स हैं, या फिर मान लीजिए कहीं पे कट लग गया है ना, वहां उसको रिप्लेस करते हैं, उसको पूरा भरते हैं उस जगह को, या फिर आरबीसी जो मर गए, हर 120 दिन में आरबीसी मर जाते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी मरते हैं, प्लेटलेट मरते हैं, तो इनकी जगह पे नए सेल तो बनने चाहिए ना, इनकी जगह पे नए सेल बनने चाहिए, तभी तो बॉडी अच्छे से काम करेगा। तो दिन रात काम कर रहे हैं बच्चों, दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है। ले और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइटोसिस ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, जैसे अमीबा में मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि अमीबा बेचारा जाता है क्या, सोचता है चलो मैं ग्रो करूंगा, थोड़ा मैं बड़ा हो गया और मैं और बड़ा होऊंगा, लेकिन इसका हो जाता है रिप्रोडक्शन, ये दो अलग अलग इंडिविजुअल में बट जाता है, जैसे ही ये माइटोसिस करता है ये अलग अमीबा बन जाता है, ये अलग अमीबा, मतलब दो इंडिविजुअल में बट जाता है, ये एक मतलब नया कोई टिश्यू नहीं बना पाता, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, तो माइटोसिस रिप्रोडक्शन भी है, माइटोसिस रिप्रोडक्शन भी है कुछ ऑर्गेनिज्म में। फिर एग एग जो है डिवाइड हो रहा है, फिर ब्लास्टूला बन रहा है, मतलब ये सारी चीजें क्या है, जब एक बेबी डेवलप होता है, ठीक है, तो जो जाइगोट है वो क्या हो रहा है 4 पार्ट में, फिर उसके बाद आपके 8 पार्ट में, फिर 16 पार्ट में, इस तरह से डिवाइड होता जा रहा है, और क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस लिखा हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का बनना, तो यही सारी चीजें हो रही हैं ड्यू टू माइटोसिस। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। अब मुझे फटाक से थम्स अप भेज के बता दो कि सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, सब कुछ एकदम मक्खन बन गया कि नहीं। नाउ माइटोसिस इज सुपर डुपर इजी, सुपर डुपर कूल, है ना। ऐसे ही मियोसिस भी पढ़ेंगे हम स्टोरी के थ्रू। चलो, है ना, फायर हो गया अभिनव के लिए तो। ओके, सो लेट्स रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर। आज पूरा का पूरा क्वेश्चन ना मैं आपके पिछले सेशन से करवा रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में जब आप आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन होगा माइटोसिस से, तो तैयारी करके आइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में एक कहानी के थ्रू बढ़ाया है बच्चों, एक एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को मतलब कहानी बना दिया। अदरवाइज ना मैं अगर टिपिकली वैसे पढ़ाते जाती तो आपको बिल्कुल गायब हो जाता सिर से, ठीक है। चलो, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनता है, सिंथेसाइज वर्ड इज हियर, फटाफट बताओ, भेजो जल्दी, भूत बन के नहीं रहना है, भेजना है आंसर। नहीं, सिंथेसाइज वर्ड इज हियर, जहां भी सिंथेसाइज वर्ड है मतलब क्या, एस फेज, सिंथेसाइज वर्ड है तो एस फेज, ठीक है, सिंथेसाइज वर्ड है तो एस फेज। बच्चों हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन बनता है कहाँ पे, एस फेज में, ठीक है। हिस्टोन के अलावा क्या बनता है, यहाँ काइनेटोकोर बनता है ना, बताया हुआ है मैंने, रिवाइज किया कीजिए, रिवाइज किया कीजिए नोट्स को। काइनेटोकोर बनता है और डीएनए बनता है, और एक चीज बनता है सेंट्रोजोम, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ बनती है, एस फेज में, इसलिए एस फेज को एकदम अलग से रखा गया है ना। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ना मैं खुद बताऊंगी आपको, है ना, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन, और ऐसे ही आपको नीट में एक क्वेश्चन आएंगे, अ सोमैटिक सेल दैट जस्ट कंप्लीटेड एस फेज, जिसने अभी अभी एस फेज कंप्लीट किया है, मतलब डीएनए बनाया है, तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम कितना होगा और डीएनए कितना होगा, बताइए। सोमैटिक सेल है जिसने अभी अभी एस फेज कंप्लीट किया है। और बताओ, और बच्चे आंसर भेजो, लकी, रिजवान, और कौन है, जल्दी आंसर कीजिए सारे। इट विल बी ए, पुनीत यू आर राइट, इट विल बी ए। क्यों, क्योंकि देखिए सोमैटिक सेल है ना, तो सोमैटिक सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, 2n, ठीक है, ट्वाइस होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, सोमैटिक सेल है, पूरे बॉडी के सेल है, और आपका डीएनए कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। अभी भी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था आपको,
एस फेज से पहले ये कितना होता है, 2C होता है, कंटेंट ऑफ डीएनए इज 2C। उसके बाद जब इसकी फोटो कॉपी हो जाती है तो ये कितना हो जाता है, 4C। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, 1 2 3 4, 4C हो गया कंटेंट। यहाँ पे कितना है, 1 and 1, 2C कंटेंट। ये 2C किस में बदल जाता है, 4C में, मतलब डीएनए 4 टाइम्स हो जाता है और क्रोमोसोम ट्वाइस रहता है क्योंकि 2N है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना आंसर बच्चों को ज्यादा लगता है कि डी होगा, लेकिन डी नहीं होगा, क्योंकि आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढना है, एकदम करेक्ट कि क्या होना चाहिए। 4C होता है, ठीक है, एस फेज के बाद। नाउ ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन 4C। 4C में 4C लेवल पे किस स्टेज पे रहता है, किस स्टेज पे 4C लेवल पे रहता है कंटेंट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा 4C किस स्टेज पे रहता है, फटाफट आंसर भेजो। ये रहता है G2 फेज पे, ठीक है। एस फेज पे बच्चों को लगता है, लेकिन एस फेज पे नहीं होगा, क्योंकि एस के साथ क्या है, आपका जीवन भी है, तो जीवन में तो बनता ही नहीं है, जीवन में तो डीएनए बनता ही नहीं है, एस फेज में बनता है, लेकिन S1 एस के साथ क्या दिया है, जीवन, तो ये गलत होगा। क्या होगा, G2 फेज में। कौन सा फेज होगा, G2, क्योंकि एस फेज के बाद कौन सा फेज आता है, G2 फेज आता है। तो मैम G2 और M क्यों नहीं होगा, G2M इसलिए नहीं होगा क्योंकि एम फेज में जब एना फेज आता है तो ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो कंटेंट क्या हो जाता है ना, 2C हो जाता है, फिर से अलग हो जाता है। तो एम फेज मतलब पूरा का पूरा एम फेज लिया, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों नीट वाले जो है ना, एनटीए वाले ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, आपको एक पल में जब जो आंसर लग रहा है ना सही है, आपको एक बार क्रॉस चेक सारे ऑप्शन को देखना जरूरी है, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता। ओके, और इसीलिए अभी आपको अभी से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी थिंकिंग उस लेवल तक पहुंच जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी। ओके, विच टिपिकल स्टेज इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है, यस वेरी गुड, एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी, डीएनए रेप्लिकेशन हो, डीएनए सिंथेसिस हो, वो एस फेज में ही होगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं किससे, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, काइनेटोकोर से, है ना। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से, जो क्रोमोसोम में दोनों तरफ काइनेटोकोर होते हैं, उससे आके ऐसे अटैच हो जाते हैं, उससे आके ऐसे अटैच हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको कस के, ठीक है। तो एकदम देखो टाइम पे हमारा सेशन भी खत्म हो गया, आपको चीजें भी समझ में आ गई, हमने काफी क्वेश्चंस भी कर लिए। तो बताओ कैसा रहा सेशन, सब कुछ सुपर कूल, मजा आ गया पढ़ के, है ना, मजा आ गया ना पढ़ के। अब मैं नोट्स भेज दूंगी बच्चों, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको नोट्स रिवाइज कर लेना है और नोट्स को लिख लेना है। नोट्स आप लिखेंगे, अब मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि अब आपके ना नोट्स में मांगा करूं कि मैं जो नोट्स भेज रही हूँ आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप नोट्स जरूर लिखिए, तभी जाकर के, अगर आप ये छोटा सा, अच्छा वेरी गुड रिजवान, साथ में लिखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका देखिए इसका समय भी बच गया, दूसरा क्या हुआ कि ये आपसे कुछ परसेंट आगे रह गया, है ना, इतने से एफर्ट की वजह से इसका बैकलॉग नहीं हुआ, ये कुछ परसेंट आपसे आगे रह गया। अब जिस टाइम पे आप नोट्स लिखेंगे उस टाइम पे ये रिवाइज करेगा, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस की वजह से ना बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो आपको नहीं करना है ऐसा। हमने एंजाइम्स में क्या पढ़ा था, नॉन कॉम्पिटिटर वाला और कॉम्पिटिटर वाला। कॉम्पिटिटर वाले को क्या करना है, अपना कॉम्पिटिशन, अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा देना है, अपना टाइमिंग बढ़ा देना है, ठीक है। तो टाइमिंग आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन टाइमिंग मैनेज तो कर सकते। टाइमिंग मैनेज कैसे करना है आपको, इस टाइम पे लिख लिया, इसी टाइम पे एनसीईआरटी लेके बैठे, अगर पूरा लिखना नहीं है एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर गए, एनसीईआरटी में लिखते गए, तो आपका क्या हो गया, टाइम बच गया।
उस टाइम पे अब आप रिवाइज करेंगे, वो उस टाइम पे रिवाइज करेगा, देखो स्मार्ट बच्चा है। ठीक है बच्चों, तो आप भी ऐसा ही एफर्ट लगाइए, है ना।